जीतने वालों को मेरा सलाम। 1965 में एक सन की हंगेरियन शिक्षक लाज़लो पोलगर और दूसरी टीचर क्लारा के बीच पत्र संवाद होना शुरू हुआ। टॉपिक था, क्या जीनियस बनाए जा सकते हैं। लाज़लो पोलगर मानते थे कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस और अच्छी आदतों से कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। लाज़लो को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वो अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और उन्हें एक बीवी की ज़रूरत थी जो भी इसी तरह के विचार रखती हो। पिता बनने से पहले उन्होंने 400 जीनियस सोक्रेट से लेकर आइंस्टाइन के ऊपर किताबें पढ़ी और इस नतीजे पर आए कि किसी भी बच्चे को जो 3 साल की उम्र से पहले सीखना शुरू हो जाए और 6 साल की उम्र में स्पेसिफिक फील्ड के लिए ट्रेनिंग करने लगे तो वह बच्चा अपने चुने हुए फील्ड में जीनियस बन सकता है। लाज़लो और क्लारा की 3 लड़कियां हुई। वे बच्चों को लैंग्वेजेस और हायर मैथमेटिक्स सिखाना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बच्ची सूजन ने 4 साल की उम्र में चेस में इंटरेस्ट दिखाया। लाज़लो और क्लारा को इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं मिल सकता था, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पैदाइशी ब्रिलियंट लोग ही विश्व स्तर पर चेस खेलते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर में हुई। घर भर में चेस के ऊपर कई 100 किताबें थी। हॉल से लेकर कमरों तक फेमस प्लेयर्स और चेस की ऐतिहासिक फोटो लगी थी। बड़ी बहन की देखा देखी बाकी दोनों बहनें भी लगन से चेस सीखने लगीं। वे हर दिन आपस में चेस खेलते, प्रैक्टिस करते और लगातार अच्छे से अच्छे स्तर के टूर्नामेंट्स में भाग लेते। पूरी फैमिली की लाइफ चेस पर डेडिकेटेड थी। सबसे बड़ी बहन थी सूजन, जो 4 साल की उम्र से चेस खेलने लगी थी और 6 महीने बाद उसने एडल्ट्स को हराना शुरू कर दिया। दूसरी सोफिया, जो 14 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन और कुछ सालों में ग्रैंड मास्टर बनी। और सबसे छोटी जूडिथ, जो सबसे आगे निकली, जो 5 साल की उम्र में अपने पिता को हराने लगी और 15 साल की उम्र में इतिहास की सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर कहलाई। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तीनों बहनों का बचपन असामान्य था। सुबह से चेस के कई राउंड्स खेलना, मेमोरी मैप्स याद करना, साथ में इंग्लिश, जर्मन और हाई लेवल मैच पढ़ना, इन सब के बीच 20 मिनट टेबल टेनिस और जोक सुनाने के लिए ब्रेक मिलता था। लेकिन अगर तीनों बहनों से पूछा जाए तो वे अपनी दिनचर्या को बेहद पसंद करती थीं। तीनों बहनें इंटरव्यूज़ में कठिन से कठिन ट्रेनिंग को मज़ेदार बताती थीं। उन्हें चेस खेलना इतना पसंद था कि एक बार सोफिया रात को 12 बजे बाथरूम में अकेले चेस खेलते मिली। पोलगर सिस्टर्स को ऐसे कल्चर में बड़ा किया गया था जहां सब कुछ चेस था। इसके लिए पागलपन भी अच्छी बात थी। आपने वीडियोस में भेड़ और बंदर का झुंड देखा होगा, कैसे सब एक साथ रहना पसंद करते हैं। उसी तरह इंसान भी कबीले में रहना पसंद करता था, क्योंकि ऐसा करने से शिकार करने में आसानी होती थी। आपदाएं, सूखा, महामारी कम से कम नुकसान में झेल ली जाती थी। अगर किसी को कबीले से बाहर निकाला जाता था तो उसके लिए यह मृत्युदंड जैसा होता था। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि इंसानियत के 60,000 के सफ़र में केवल वही बचे जो ग्रुप में रहना जानते थे। आज भी इंसान सोसाइटी या ग्रुप में रहना पसंद करता है। ये ज़रूरत या नीड फॉर एक्सेप्टेंस हमारी जेनेटिक मेमोरी में कोडेड है। किसी समुदाय या ग्रुप से जुड़े रहने की इच्छा हमारे अंदर इतनी बसी हुई है कि अधिकतर हरकतें और हैबिट्स हम अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि आसपास से कॉपी करते हैं। हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, मेहनत की सीमा क्या है, मुसीबत में क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कब छुट्टी मनाना चाहिए, पार्टी में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, ये सब हम ना चाहते हुए भी सोसाइटी, अपनी कंपनी जहां हम काम करते हैं और जिस फैमिली में रहते हैं वहां से कॉपी करते हैं। हम 3 स्तर पर प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम अपने इनर सर्कल से सीखते हैं। इमोशन कंट्रोल करना और आर्ग्यूमेंट से निपटना, इन सब में हम अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं और बाहर की दुनिया दूसरों के सामने जल्दी रंग में नहीं आती। खासकर पर्सनल और मॉरल बिहेवियर हम फैमिली से कॉपी करते हैं। साथ में कितनी मेहनत कर सकते हैं, हम में कितना आत्मसंयम है और वर्क एथिक जैसे बिलीफ सिस्टम हम अपने फैमिली और भाई बहनों से सीखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल क्रिकेट की भाइयों की फेमस जोड़ियाँ। वैसे तो इंटरनेशनल टीम में जगह बनाना बहुत कठिन बात है। हज़ारों प्लेयर में से किसी एक को मौका मिलता है, लेकिन ये लोग बचपन से एक दूसरे से सीखते आ रहे हैं। अगर एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर एक इंटरनेशनल खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ।
ऐसे करते करते दोनों इंटरनेशनल टीम तक पहुंच जाते हैं। दूसरा फैक्टर है फ्रेंड्स और सोसाइटी। आपको याद है कि जब आपने कॉलेज या नए स्कूल में एडमिशन लिया था या जब आपने ड्रीम कंपनी ज्वाइन की थी तो आपके बोलने का तरीका बदल गया था, क्योंकि आप नए ग्रुप से जुड़ना चाहते थे और कुछ भी कॉपी करने के लिए तैयार थे। हर ऐसे कॉलेज और कंपनी जिस पर लोग गर्व करते हैं, उस हर कम्युनिटी का लिंगो अलग होता है। उसी तरह बहुत शहरों में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन लुधियाना और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ क्यों बिकती हैं? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर सीधा हमारे दिमाग पर पड़ता है। आपके बोलने का तरीका, आपकी कार की कीमत, आपकी पसंद भी उसी रेंज की होगी जैसे आपकी सोसाइटी और पड़ोसी की है। और तीसरा फैक्टर है कि इंसान, खासकर हर आदमी, पावर और स्टेटस चाहता है। असल में ये इंसानी नहीं बल्कि बंदर से आया हुआ गुण है, क्योंकि झुंड में जो सबसे ताकतवर बंदर होगा उसे सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छी बंदरिया मिलेगी। और यही पावर और स्टेटस की न मिटने वाली भूख हम सब के अंदर है। इसलिए हम लोग न जानते हुए भी ताकतवर व्यक्तित्व की कॉपी करना पसंद करते हैं। इसलिए पार्कर बच्चन साहब का फोटो लगाकर हज़ारों रुपए में पेन बेचता है। अच्छी बात है। तो सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग हमारे लिए क्या होनी चाहिए? हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि मोटिवेशन से बड़ा होता है एनवायरनमेंट, और आज हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट से बड़ा है आसपास के लोगों का प्रभाव, जिसे हम कह सकते हैं कम्युनिटी। अगर आपको किसी आदत से मुक्ति पानी है तो उस ग्रुप या कम्युनिटी को छोड़ दीजिए जो इस आदत को शुरू करने में या बनाए रखने में थोड़ा भी बढ़ावा देता है। अगर आपको अपने अंदर भारी बदलाव लाना है तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो ये बदलाव ऑलरेडी ला चुका हो। मतलब आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट ग्रुप का नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स चाहिए तो टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन कीजिए, जहां एक्सपर्ट्स आपको अच्छे से बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको अच्छे ग्रुप से जुड़ने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, थोड़े ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े या दूर भी जाना पड़े तो बहुत अच्छा है। इसके रिटर्न्स कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप हमारा स्टैंडर्ड तय करता है। अगर आप जिम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो ऑलरेडी फिट हैं, जो सच में सीरियस वर्कआउट करते हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं। उस ग्रुप में आपकी ज़रूरत और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट की बजाय नुकसान हो जाएगा। दूसरा, ग्रुप और आप में कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए जिससे आप लोगों से आसानी से कनेक्ट कर सकें। जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। अकेले हम म्यूज़िक सीखते हैं, लेकिन ग्रुप के साथ हम म्यूजिशियन बन जाते हैं। पोलकर बहनों के साथ भी यही हुआ था। सबसे बड़ी बहन को ट्रॉफीज और टूर्नामेंट जीतते देख छोटी बहनों को घंटों की थकाने वाली कठिन चेस प्रैक्टिस भी अच्छी लगती थी, क्योंकि उनके आसपास यानी घर में चेस खेलने वालों को सबसे ज़्यादा अप्रूवल या इज्जत मिलती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एनवायरनमेंट मोटिवेशन पर क्या असर डालता है जानने के लिए प्रैक्टिकल हैबिट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।